हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुनील सर आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक अनदर वीडियो ट्यूटोरियल लेकर, जिसके अंदर फिर से हम क्लास 12th बायो एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि हम क्लास 12th बायो एनसीईआरटी की यूनिट फर्स्ट यानी कि रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और उससे रिलेटेड जो कुछ भी उस चैप्टर के अंदर हमारा दिया हुआ है वो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उसमें कुछ टॉपिक थे वो हमने क्या करे थे, 2 लेक्चर जो इससे पहले हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें हमने डिस्कशन किया था। कल का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को सबको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होती है, किन किन प्लांट्स के अंदर और किस किस एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा देखा जाता है और उसके कौन कौन से ऐसे टाइप थे। तो कल हमने उसके कुछ टाइप के बारे में आप लोगों को बताया था कि फिशन होता है, वो फिशन होता है, बाइनरी फिशन क्या होता है, और बाइनरी फिशन के बाद में मल्टीपल फिशन क्या होता है, प्लाज्मोटोमी क्या होता है। बडिंग के बारे में हमने देखा, बडिंग के बारे में हमने एक्सोजिनस और एंडोजिनस बडिंग के बारे में बात किया था कि हाइड्रा में किस प्रकार से बडिंग होता है हमारा, और हमारा और अनदर जो प्लांट्स है उनके अंदर किस प्रकार से हमारा बडिंग होता है। जैसे हमने स्पॉन्जेस की बात करी थी एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना। तो अगर हम उसके बाद में अगर बात करें तो हमारा स्पोर फॉर्मेशन था, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमने जू स्पोर डिस्कस किया, ए प्लेनोस्पोर डिस्कस किया, कोनिडिया का डिस्कशन किया था। उसके बाद में हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात किया था, उसके बारे में बाद में हमने रीजनरेशन के बारे में बात किया। उसके बाद में लास्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट था उसके बाद में था हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में हमने बात बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर जो पार्ट्स प्लांट के पार्टिसिपेट करते हैं उसको हमने वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोला था, और वो हमारे कौन कौन से थे, वो स्टेम, लीफ, रूट और बुलबिल्स थे, ठीक है। और उसके बाद में आपने बोला था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो थे उसके 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड और एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। कल मैंने आप लोगों को नेचुरल मेथड आप लोगों को बताया था जो सबसे इम्पोर्टेंट था। और नेचुरल मेथड के अंदर आपको मैंने बताया था कि रूट से भी हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है और बुलबिल से भी हो सकता है। किसका डेवलपमेंट हो सकता है, एक कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट क्या होता है वो किया जा सकता है। एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, आर्टिफिशियल मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, आप लोगों की कटिंग करते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन है, यानी कि टिश्यू कल्चर के अंदर भी हम आर्टिफिशियल जो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना ज़्यादा मेंशन किया हुआ है, तो वो हम ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं देखेंगे। और बाकी नेचुरल मेथड मैंने आप लोगों को कल बता दिया था। तो आज की क्लास हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, और आगे का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इस अर्थ के ऊपर बिल्कुल डाइवर्सिटी और वेरिएशन लेकर आया हुआ है, उस रिप्रोडक्शन की हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बिल्कुल ध्यान से आज की क्लास को क्या करोगे, देखोगे। और आज की क्लास हमारी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं रहने वाली है, कल क्लास हमारी बहुत बड़ी हो गई थी, पूरा 1 घंटा हमारी क्लास चली थी। तो आज छोटी क्लास है और टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन हम इस क्लास को 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को मैंने बता दिया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने जो कुछ देखा उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग इस अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो उसके बेसिक जो आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं और फीचर है वो हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल के अंदर क्या था हमारा कि वो हमेशा आपका क्या किस में प्रेजेंट था, ऑलवेज वो किस में प्रेजेंट था, एक यूनिपेरेंटल, किसमें था, यूनिपेरेंटल, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो आप लोग क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। तो यहां पे क्या करेगा, ये आपका हमेशा आएगा बाई पेरेंटल, क्या होगा, बाई पेरेंटल होगा। बाई पेरेंटल का मीन्स क्या हो गया कि यहां पे आप लोगों को क्या होगा, इसके अंदर मेल भी होगा एंड इसके अंदर क्या होगा,
फीमेल भी होगा, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो इस वाले रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एसेक्सुअली के अंदर ऐसा नहीं था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म जो था वही क्या कर रहा था, पूरे डेवलप कर रहा था। किसके, प्लांट की बात कर सकते हैं या एनिमल्स की बात कर सकते हैं, उनको डेवलप कर रहा था। तो ये हमेशा बाइपेरेंटल होता है, यानी कि इसमें मेल भी होगा और इसमें फीमेल भी होगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमने बात किया था कि उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसके अंदर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसके अंदर गैमेट बनेगा, इतना ये ध्यान रख लेना, इसके अंदर क्या बनेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करते हैं गैमेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो गैमेट हमारे मेल और फीमेल दो की बात कर रहे हैं, तो मेल के अंदर अनदर गैमेट होगा और फीमेल के अंदर दूसरा गैमेट होगा। तो यहाँ पे मेल गैमेट जो होगा, अगर गैमेट की बात करते हैं तो मेल है, तो मेल के अंदर यही जो गैमेट होगा उस गैमेट का नाम हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म होगा। ये हम आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे कि मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है। तो अभी आप लोग इसके जो है करेक्टर्स हैं उसको क्या करिए, ध्यान में रखिए। अगर हम फीमेल की बात करते हैं कि अगर फीमेल के अंदर गैमेट है तो फीमेल वाले गैमेट को हम क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, है ना। इसको हम एग भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम oocyte भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन आप लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए कि हम फीमेल गैमेट को क्या बोल रहे हैं, ओवम बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा। अगर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक गैमेट ये है और एक गैमेट ये है, तो इन दोनों गैमेट का आपस में क्या होना चाहिए, फ्यूजन भी होना चाहिए। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है, जो गैमेट है उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा आप लोगों का, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस भी होता है और इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है। और ये दोनों फिनोमेना जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बनाते हैं, एकदम खास बनाते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोग नहीं देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दो पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग ये यहाँ पे गैमेट्स बन रहा है तो गैमेट्स को बनने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, समझ में आ रही है बात। तो टाइम लगेगा तो ये वाली जो प्रोसेस होगी हमारी बहुत ज्यादा क्या होगी, आप लोगों की स्लो होगी। क्या होगी, स्लो। तो ये हमारी बहुत ज्यादा क्या है, स्लोअर है, यानी कि स्लोअर डाउन प्रोसेस है हमारी, एकदम स्लोअर बोल सकते हो या स्लो बोल सकते हो, स्लोअर प्रोसेस बोल सकते हो। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में, आप लोगों का बहुत धीमी होती है और बहुत ही ज्यादा क्या होती है आप लोगों की, कॉम्प्लेक्स टाइप की क्या है, प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा जटिल प्रकार की क्या है ये प्रक्रिया है या प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अब आप लोगों ने बताया था, मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि जो भी प्रोजेनी डेवलप होगी वो सिमिलर होगी, यानी कि जो सिमिलर होगी तो उस सिमिलर के लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे थे। उस वर्ड का नाम क्या था यहाँ पे हमारा, उस वर्ड के लिए हम यूज कर रहे थे क्या, क्लोन। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो भी प्रोजेनी या जो भी ऑफस्प्रिंग डेवलप होगी वो पूरी तरह अपने पेरेंट से क्या होगी, वो सिमिलर नहीं होगी। मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या देखोगे आप लोग, डिफरेंस देखोगे, यानी कि वो दिखेंगे तो अपने माता पिता के जैसे ही, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो होंगे उसके अंदर मदर के होंगे, कुछ कैरेक्टर उसके अंदर किसके होंगे, फादर के होंगे, लेकिन वो हूबहू अपने माता पिता के जैसे नहीं होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और कौन सा आ गया कि इसके अंदर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन। क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। और वेरिएशन देखने को मिलेगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसका रोल किसके अंदर होगा, रोल ऑफ इवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। समझ में आ गया कि मान लीजिए कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि नेचर ने क्या करा, कभी नेचुरल सिलेक्शन का क्या कर लिया, रूल फॉलो कर लिया, तो वहां पे आप लोग ध्यान रखना कि
इसमें वेरिएशन होने की वजह से जो इस अर्थ के ऊपर क्या करेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी, तो जो उस नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या करेगा, आप लोगों को रिजेंबल करेगा, वो इस अर्थ के ऊपर क्या करेगा, अपनी स्पीसीज को क्या करता रहेगा, आगे कंटिन्यू बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं कि मान लीजिए क्लोन है, तो वो पूरी प्रजाति को क्या करता जाएगा, अगर कोई नेचुरल सिलेक्शन लगा तो वो पूरी स्पीसीज को क्या कर देगा, खत्म कर सकता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां वेरिएशन आ गई है, और वेरिएशन आ गई है तो हर एक जो ह्यूमन होगा वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सबकी आप लोग अलग अलग शक्ल देखते हो, है ना, तो फेसेस देखते हो, तो वो इसकी वजह से है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। समझ में आ गया? तो इसका रोल होता है इवोल्यूशन में, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, वेरिएशन पाई जाती है। तो ये आप लोगों का किसके अंदर होता है, ये आप लोगों का होता है हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स में। जितने भी हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या करोगे, देखोगे। तो हमारा एक सेकंड चैप्टर जो आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप लोगों ने कल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा था लोअर प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, उनको हम हायर प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायर प्लांट्स। तो हम नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि इसके अंदर हमेशा क्या करेंगे, दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेंगे, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों के अलग अलग क्या बनेंगे, गेमेट बनेंगे, यानी कि इसके अंदर गेमेटोजेनेसिस होगा। गेमेटोजेनेसिस होगा तो गेमेट बनेगा, और मेल गेमेट को तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्म, और फीमेल गेमेट को हम क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। जब दोनों का आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों आपस में सॉरी बन जाते हैं, इनका डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसके बाद में इन दोनों को आपस में हमको क्या कराना, फ्यूजन करवाना है, ताकि हमारा नेक्स्ट जो है जनरेशन को हम क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो इसके बाद में प्रोसेस कौन सी होगी, फर्टिलाइजेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही एक अच्छा फीचर है। समझ में आ गया? इसकी वजह से ये बहुत सारे प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। एक बहुत सारी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इवोल्यूशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, हायर प्लांट के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन प्रोसेस। समझ में आई बात आपको? तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन प्रोसेस। कौन कौन से इन्वॉल्व इन 4 प्रोसेस। अब कौन कौन सी प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारी यहां डिस्कस करेंगे। वो 4 प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है। सबसे पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हमारे यहां पे आता है गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेटोजेनेसिस से आप नाम से समझ रहे हो, गेमेट और जनरेसिस। गेमेट का क्या होना है, जनरेशन होना है, यानी कि यहां पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया वो वाला पॉइंट्स, ठीक है ना। और गेमेट्स है तो अगर मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में क्या होगा, ये स्पर्म होगा, और अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओवम हो जाएगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, अब स्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप का। एक मेल के अंदर पाया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, oogenesis। क्या बोलेंगे, oogenesis। तो oogenesis के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फॉर्मेशन ऑफ गेमेट क्या कहलाता है, गेमेटोजेनेसिस। तो पहली जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सी होगी, गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेट का फॉर्मेशन हो गया है तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा आप लोगों का,
फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, जिसको आप लोग इनको गेमेट की फ्यूजन को आप लोग सिनगेमी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक अनदर वर्ड फर्टिलाइजेशन की जगह यूज किया जाता है, इसको आप बोलते हैं सिनगेमी। क्या बोलते हैं? सिनगेमी, यानी कि सलियन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इन सब का फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि मेल गेमिट का और फीमेल गेमिट का आपस में हमने क्या करवा दिया है? फ्यूजन करवा दिया, यानी कि हमने सिनगेमी करवा दिया, सलियन करवा दिया। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब ये वाला आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? क्या बनेगा इनसे? तो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा आप लोगों का? जाइगोट। क्या होगा? जाइगोट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे। अब हमारा क्या बन गया है? जाइगोट बन गया है। ठीक है। अब जाइगोट बनने के बाद में थर्ड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस आती है, अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा? इस जाइगोट के अंदर आगे क्या होगा? फर्दर क्या होगा? डिवीजन होगा। उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? कि अब ये सिंगल सेल जो जाइगोट है, ये क्या है? हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगी। सिंगल सेल जो ये स्ट्रक्चर है, अब इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर के अंदर आगे फर्दर क्या होगा? डिवीजन होगा। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जाइगोट जो है, वो जाइगोट जो होगा वो आगे चलकर फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। उससे बाद में एक सिंगल सेल्स है, वो बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। 2 सेल्स बनेगा, 4 सेल्स बनेगा, 8 सेल्स बनेगा, 16 सेल्स है, 32 सेल्स है, 64 सेल्स है। इस प्रकार से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जब हम आगे की चैप्टर के अंदर जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो एक अनदर टॉपिक आएगा जिसको हम क्लीवेज के नाम से जानेंगे, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे किस प्रकार के अंदर इसमें डिवीजन पाया जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या हो गया आप लोगों का? यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पे इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या हो जाता है? कि ये जाइगोट है, इन जाइगोट का क्या होगा आप लोगों का? कन्वर्जन होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ये एम्ब्रियो के अंदर। तो ये जाइगोट है, ये जाइगोट किसके अंदर चेंज हो गया आप लोगों का? एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है। तो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है आप लोगों की। ठीक है, ये आप लोग कौन सी हो गई है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर। और ये आप लोगों की क्या हो गई है? मल्टीपल, सॉरी, सिंगल सेल हो गई। और ये क्या होगी आप लोगों की? मल्टी सेलुलर या मल्टीपल। बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स हो जाएगी इसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। अब जो फोर्थ प्रोसेस आप लोगों की होगी, एम्ब्रियो आपका बन चुका है। अब इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा आप लोगों का? डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। अब एम्ब्रियो होगा, वो एम्ब्रियो क्या करेगा? धीरे 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 क्या करेगा? आगे फर्दर क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। तो ये आगे ये सारी जो चीज है, ये 4 जो प्रोसेस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होती है आप लोगों की? इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो अब हमारा जो आगे वाला जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो हम इसके अंदर देखते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए। चलो अब आगे देखते हैं। अब हमारे फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से फेज आते हैं, कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से ऐसे फेजेज आते हैं। एक एनिमल्स डेवलप हो जाता है, उसके बाद में उसके कौन कौन से फेजेस हैं वो हम फेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फेज होगा उसको हम कहते हैं
जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। इसको हम बोल सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज बोल सकते हैं। अगर यही बात अगर हम प्लांट के अंदर बात करते हैं तो इसी फेज को हम क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव फेज। क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव फेज बोल सकते हैं। दूसरा जो हमारा फेज होगा उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज, जो हमारा प्लांट और एनिमल में दोनों में क्या है? सेम है। इसके बाद में जो थर्ड जो फेज है उसको हम क्या बोलेंगे? एजिंग बोलेंगे और सेनेसेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेनेसेंस बोलेंगे। अब ये आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है? सेनेसेंस, ये हमारे 3 फेजेस हैं। ये 3 फेजेस हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, ठीक। तो पहला जो हमारा फेज है उसको हम क्या बोल रहे हैं? जुवेनाइल फेज। प्लांट में इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फेज। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं? प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इसका मतलब इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। पहली बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है? दूसरी बात याद रखनी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? प्लांट की बात करते हैं तो ये फेज प्लांट के अंदर कब चलता है? इन प्लांट की बात करते हैं तो यानी कि जर्मिनेशन से लेकर मैच्योरेशन तक। प्लांट का जो भी सीड है, सीड जर्मिनेशन से लेकर वो पूरी तरह से प्लांट मैच्योर नहीं हो जाता, उस तक का जो पीरियड है वो आपको कौन सा होगा? प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जुवेनाइल फेज हो जाएगा, परिपक्वन तक का फेज हो जाएगा। अगर यही बात अगर हम किसके अंदर करते हैं? इन एनिमल के अंदर करते हैं तो एनिमल के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना, बर्थ टू मैच्योरेशन। समझ में आ गया? तो ये हमारी बर्थ टू मैच्योरेशन किसके अंदर हो जाएगा? प्लांट के अंदर हो जाएगा, एनिमल्स के अंदर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके अंदर जो प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं कंप्लीटली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा फेज हो गया? फर्स्ट फेज हो गया। इसके बाद में हमारा जो सेकंड फेज है उसकी डिस्कशन कर देते हैं हम। दूसरा हमारा कौन सा है? रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज है? रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर कोई भी प्लांट है या एनिमल है वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोड्यूस करके अपनी जो प्रोजेनी है उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? लेकिन इसमें सबसे खास बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी में हमारे कुछ वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारे को दे रखा है मोनोकार्पिक, और एक आप लोगों को दे रखा है मोनोकार्पिक, और एक हो रहा है पॉलीकार्पिक। अब मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक टर्म है, ये क्या चीज है? इसको हमको क्या करना है? डिस्कस करना है, ठीक है? तो ये आप लोग 1 मिनट रुकिए। चलो देखते हैं मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है? यानी कि कोई भी प्लांट है अपने लाइफ साइकिल के अंदर एक बार, जीवन के अंदर एक बार क्या करता है? फ्लावरिंग करता है। एक बार क्या करता है? फ्लावरिंग करता है।
तो ऐसे फ्लोवर कौन से किसको क्या कहा जाता है, मोनोकार्पिक कहा जाता है, मोनोकार्पिक फ्लोवर कहा जाता है। और पॉलीकार्पिक का मतलब क्या हो गया कि कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर वो क्या कर सकते हैं, फ्लोवरिंग कर सकते हैं। मतलब इस वाले कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्लांट है अगर वो एक बार अपने जीवन में क्या करेगा, फ्लोवरिंग करेगा, तो उसके बाद में उसकी जो डेथ है वो क्या है, निश्चित है। तो ये क्या करेगा, जो फ्लोवरिंग है या फ्रूट है, फ्रूट फॉर्मेशन, क्योंकि फ्लावर आएगा तभी तो फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। तो फ्रूट फॉर्मेशन वंस, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का जो फॉर्मेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वंस, यानी कि वन टाइम कर दीजिए इसको, वन टाइम, ठीक है ना। तो फ्रूट फॉर्मेशन क्या होगा आप लोगों का, एक ही टाइम होगा, और एक टाइम होने के बाद में ये जो आप लोगों जो प्लांट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। और पॉलीकार्पिक के अंदर मतलब क्या हो जाता है, कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा, कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा, अब वो फ्लोवरिंग कर सकता है। इसके अंदर फ्लोवरिंग के बाद में क्या हो जाएगी, प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इसके अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो इसके अंदर आप लोग कौन से प्लांट आते हैं, एक तो आते हैं एनुअल प्लांट आते हैं, दूसरे जो प्लांट होंगे इसके अंदर वो आप लोग कौन से होंगे, बाइनियल प्लांट होंगे, यानी कि द्विवर्षीय प्लांट होंगे, और तीसरे जो प्लांट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेनियल प्लांट बोलेंगे, ठीक है ना। एनुअल प्लांट के अंदर हमारा कौन कौन सा आएगा, एक वर्षीय प्लांट कौन कौन सा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब वीट है, गेहूं है, राइस है, ठीक है ना, पी है, ये सारे के सारे एनुअल प्लांट है, और इनकी जो फ्लोवरिंग होने के बाद में इन प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बाइनियल यानी द्विवर्षीय प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो द्विवर्षीय प्लांट के अंदर कौन कौन से आएंगे हमारे, एक हमारा ये वाला है पेरेनियल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट के अंदर हमारे कौन से होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट है। तो इस वाले के अंदर जो बाइनियल प्लांट है उसके अंदर कौन से आएंगे हमारे, एक तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ये कैरेट, गाजर वगैरह है ना, मूली वगैरह है, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, बाइनियल प्लांट के अंदर आएंगे। पेरेनियल प्लांट के अंदर कौन से आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, देखो एक चीज ध्यान रख लेना, मोनोकार्पिक जो प्लांट की अगर बात करते हैं, प्लांट के केसेस में बात करते हैं, तो एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल तीनों प्रकार के जो प्लांट जो होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, वो तीनों क्या हो सकते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि ज्यादातर बहुत सारे हैं ऐसे प्लांट, बहुवर्षीय प्लांट है जो कि मोनोकार्पिक है, और अनदर क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक है। तो इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है। अब मोनोकार्पिक के अंदर बात करता हूं कि ऐसे कौन से फ्लोवर है, प्लांट ऐसे हैं जो जीवन में एक बार फ्लोवरिंग करने के बाद में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एक आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है बेम्बूसा, बेम्बो प्लांट नाम याद रख लीजिए, डोलसा, बेम्बूसा, बेम्बो प्लांट याद रख लीजिए आप, कौन सी प्लांट है, बेम्बो प्लांट। बांस के जो प्लांट जो होते हैं उनका लगभग आप लोग ध्यान रखिएगा कि 50 से 100 ईयर्स के अंदर वो क्या करते हैं, एक बार फ्लोवरिंग देते हैं, और उनके बाद में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया, और एक सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखिए आप लोग, स्ट्रोबिलेंथियस कुंतियाना, स्ट्रोबेलिंथियस कुंतियाना, यानी कि इसको हम बोलते हैं नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी। अब ये वाला जो प्लांट जो होता है वो आप लोगों का 12 ईयर्स के अंदर क्या करता है, एक बार फ्लोवरिंग करता है, और उसके बाद में इस प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लांट के केसेस के अंदर हो गया कि प्लांट क्या होते हैं, मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। तो पॉलीकार्पिक बहुवर्षीय प्लांट की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम क्या करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन के बाद में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। वो लाइफ टाइम क्या कर सकते हैं, आप लोगों के फ्रूट भी बना सकते हैं और फ्लोवरिंग भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉलीकार्पिक के अंदर आप लोग कौन कौन से आएंगे, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है आप लोगों, जैसे कि एक हो गया नीम हो गया, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हो गए, पॉलीकार्पिक प्लांट के हो गए। तो इसमें एक तो ये याद रखना है आपको, बेम्बो प्लांट जो है ना आप लोगों का, ये याद रखना है 50 to 100 ईयर तक क्या करता है आप लोगों का,
साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, फ्रूट फ्लावरिंग करता है, और स्ट्रोबेरेंथियस कुंतिया ने नीला कुरेंथी वो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद में इसकी डेथ हो जाएगी। अभी जो लास्ट की अगर बात करते हैं कि इसने लास्ट जो फ्लावरिंग करी है वो टाइम कौन सा, तो वो लगभग सितंबर से अक्टूबर था, लगभग 2006 के आसपास इसने क्या करी है, लास्ट टाइम क्या करी है, फ्लावरिंग करी है, और उसके बाद में इन्होंने फ्लावरिंग नहीं करी है। तो ये इसकी एक लाइफ में एक बार क्या करते हैं, वो फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में प्लांट की क्या होती है, डेथ हो जाती है। पॉलीकार्पिक के अंदर एप्पल हो गया, मैंगो, कोकोनट और नीम हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला टॉपिक हम अगला जो होगा उसको हम देखते हैं। ये तो हो गया प्लांट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर क्या होगा, टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ब्रीडिंग, यानी कि वो किस प्रकार से ब्रीडिंग करते हैं, कौन से टाइम में ब्रीडिंग करते हैं, उनके बेसिस पे हमारे जो एनिमल्स है वो कितने टाइप के हैं। तो एक तो आप लोगों को जो एनिमल्स हो गया उसको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, और एक जो हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब सीजनल ब्रीडिंग से नाम से ही आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, वो लाइफ टाइम ब्रीडिंग नहीं करते हैं। और कंटिन्यूअस ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी टाइम हो उसको फर्क नहीं पड़ता कि सर्दी है कि गर्मी है, धूप है, छांव है, वो एनी टाइम लाइफ टाइम में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते रहते हैं, ठीक है ना। अब सीजनल ब्रीडिंग का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर ऋतु के अंदर, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्या करते हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं कि ऐसे सीजनल ब्रीडिंग कौन कौन से एनिमल्स है, जैसे कि आप लोगों का कौन सा हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है ना। फ्रॉग के बाद में हम कर सकते हैं लिजार्ड्स हो गया, ठीक है ना, और बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गए। पक्षी भी क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडिंग को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि आप लोग पोल्ट्री फार्म में देखते हो, मुर्गी वगैरह देखते हो कि वो तो हर दिन अंडे देती रहती है, हर पर टाइम दिन में बहुत बार अंडे देती रहती है, तो इसका मतलब वो सीजनल ब्रीडिंग का कैसे हुआ, वो तो आप लोग कंटिन्यूस ब्रीडिंग होना चाहिए। अब आप लोगों को नोट करके इसके अंदर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बात कर रहा हूं बर्ड्स की तो नेचुरल हैबिटेट होगा उसका, नेचुरल हैबिटेट के अंदर वो क्या करती हैं, जीवन में एक ही बार सीजन में एक ही बार क्या करती है, वो क्या करती है, अंडे देती है। लेकिन अगर क्या करते हैं हम अपने प्रोडक्शन यानी कि हम व्यापार के रूप में अगर हम क्या करते हैं, उन बर्ड्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि वो दिन में क्या करते रहे, आप लोगों को हर रोज क्या करते हैं, दिन में बहुत बार क्या करते रहे, अंडे देते रहे। नेचुरल हैबिटेट में जो पक्षी जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडिंग को ही क्या करते हैं, शो करते हैं। लेकिन कंजर्व्ड जो हैबिटेट होगा उनके अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो आप लोगों रेगुलर क्या करते रहते हैं, अंडे देते रहते हैं। अब कंटिन्यूअस ब्रीडिंग की बात, ब्रीडर्स की बात करता हूं तो वो क्या करते हैं, लाइफ टाइम यानी कि कंप्लीट लाइफ साइकिल में अपने कंप्लीट लाइफ साइकिल का कोई भी टाइम क्यों ना हो, उस टाइम में क्या कर सकते हैं, वो ब्रीड कर सकते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोई भी टाइम क्यों ना हो, समझ में आ रही है आप लोगों को, तो उसमें कभी भी क्या कर सकते हो, वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। अब इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे आप लोग क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, यानी कि आप लोगों के वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसके अंदर प्लेसेंटा पाई जाती है, और प्लेसेंटा पाई जाती है उनके अंदर आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग जो ये हार्मोनल जो होते हैं और आप लोगों के ये जो होते हैं ये
जो एसेसरी डक्ट्स जो होती है वो क्या करती है, उनको इफेक्ट करती है। समझ में आ गया। और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर आप लोगों के जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आप लोगों के नॉन प्राइमेट्स और एक होते हैं प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स और एक होते हैं आप लोगों के प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स एनिमल कौन से हो गए, जिसके अंदर आप लोगों का डॉग हो गया, है ना, काऊ हो गया, भेड़ हो गया, बफेलो हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और प्राइमेट्स के अंदर आप लोग सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए क्या आ गया आप लोगों का, ह्यूमन आ गया। क्या आ गया, ह्यूमन आ गया। तो इनके अंदर क्या होता है, जब ये कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर आते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो पीरियड चलता है उसके अंदर एक अलग अलग इनके अंदर क्या देखा गया है, कुछ चेंजमेंट देखे गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते जाते हैं, इनके अंदर एक साइकिल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। और इनके अंदर जो पाया जाने वाला जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब हम आगे वाला जो टॉपिक होगा वो एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिफरेंस होगा कि एस्ट्रस साइकिल्स क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे हम देखते हैं। अभी हम दो ही फेज पढ़े हैं इसके अंदर, ये सारी दो ही फेज पढ़े हैं लाइफ साइकिल के अंदर। एजिंग और सेनेसेंस हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब हमारा आ जाता है एस्ट्रस साइकिल और एक हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेरे हिसाब से आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मेरे हिसाब से पता होगा, क्योंकि ये ह्यूमन का एक बेसिक फीचर होता है जो आप लोग अपने डेली लाइफ के अंदर क्या करती हैं, फीमेल जो होती हैं वो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या करती है, हर महीने क्या करती है, गुजरती है। तो ये आप लोग को पता होगा। लेकिन जो एस्ट्रस साइकिल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, तो मैं ये वाला जो साइकिल है इसको लिख देता हूँ। लगभग कितने डे का होता है आप लोगों का, आइडियल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। समझ में आ गया। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट इसके अंदर है, एस्ट्रस साइकिल किसके अंदर पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स में। किस में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट्स में। और ये किस में पाया जाता है, प्राइमेट्स में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद में दूसरा, इसके अंदर अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो इसके अंदर एक हीट पीरियड जनरेट होता है। क्या होता है, एक हीट पीरियड जनरेट होता है। उस हीट पीरियड के अंदर क्या करता है, एनिमल्स जो होता है उसको कोपुलेशन की क्या होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या जनरेट होता है, एक हीट पीरियड जनरेट होता है। लगभग उसका जो टाइम होता है लगभग 12 से जो 24 हावर्स तक हो सकता है। उस टाइम के अंदर क्या करता है, वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करने की कोशिश करता है, वो अपने अपोजिट सेक्स की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट रहता है। और वो क्या करता है, कोपुलेशन यानी सेक्स की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट रहता है। तो वो कौन सा पीरियड होता है, हीट पीरियड होता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर आप लोगों के एनिमल्स के अंदर है ना, उसके अंदर कोई भी हीट पीरियड जनरेट नहीं होता। उनके अंदर क्या होता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग फेज पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। यानी कि ये 28 दिन का जो साइकिल है वो 28 दिन का साइकिल जो किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, मान के चलिए ये फर्स्ट डे हो गया और ये 28 डे हो गया। तो यहां से 1 से जो 5th डे का जो टाइमिंग जो होगा उसको आप लोग क्या बोलते हो, ब्लीडिंग फेज बोलते हो। तो इसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोल सकते हैं। इसके बाद का जो ये यहां से ये 14th डे तक का जो टाइमिंग होता है, इसका यहां से यानी कि 15 डे से यानी 16 डे से 6 डे से आपका 13th डे तक का जो टाइमिंग होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज। उसको क्या बोलेंगे, प्रोलिफेरेटिव फेज बोलेंगे। 14th डे वाला उसको बोलेंगे हम ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग बोलेंगे। और इसके बाद का जो फेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्रेटिव फेज बोलेंगे। तो इस वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है कि 28 दिन के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, डिफरेंट क्या पाए जाते हैं, फेजेस पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर तो हीट पीरियड जनरेट होता है और उस पीरियड के अंदर क्या करता है, वो अपने अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट रहता है।
और वो क्या करेगा आप लोगों का, वो क्या करने की कोशिश करेगा, कोपुलेशन, लेकिन इसके अंदर नहीं है ऐसा। अगली बात, इसके अंदर जो होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि मंथ के लास्ट में कोई भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लास्ट मंथ जो लास्ट डे होता है मंथ का, उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या हो जाती है, पुनः यानी कि एनिमल्स की जो बॉडी के द्वारा दोबारा क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि पुनः अवशोषित कर ली जाती है। और इसके अंदर क्या हो जाती है, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के द्वारा क्या होती है, बाहर निकलती है। मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है उसके अंदर जो ये एंडोमेट्रियम है वो क्या निकलती है, आउटसाइड में, यानी कि बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद में आपका फिफ्थ जो पॉइंट हो गया है, ऑस्ट्रस साइकिल के अंदर आप लोग जो पॉइंट की बात करते हैं, इनके अंदर इस हीट पीरियड के अंदर क्या करती है, वो कोपुलेशन की इच्छा करती है। क्या करती है, कोपुलेशन की इसके अंदर क्या होती है, तीव्र इच्छा होती है, यानी कि सेक्स की तीव्र इच्छा होती है। यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये वाली जो कोपुलेशन है, वो तीव्र इच्छा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, यानी कि इस 28 दिन के अंदर ये वाला जो एक फेज होता है, जिसके अंदर हम 1 से 5 दिन की जो ग्रेडिंग फेज की बात कर रहे हैं, उसके अंदर वो क्या करेगा, वो कोपुलेशन की क्या करेगा, इच्छा जाहिर नहीं करेगा। तो ये ऑस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या हो गए, डिफरेंस हो गए सॉरी। और इसके अंदर मैं एग्जाम्पल आप लोग लिख देता हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आप लोगों की। इसके अंदर आप लोगों का डॉग आ गया, ठीक है ना, इसके अंदर आप लोगों को कौन सा आ गया, काऊ आ गया। ठीक है, ये 2 एग्जांपल इसमें देख लीजिए आप लोग, और इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, कौन आ गया आप लोगों का, ह्यूमन आ गया। और ह्यूमन में आप लोग देख रहे होंगे हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं फीमेल। समझ में आया। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा सेशन रहा, जिसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो इन्वॉल्व रहती है, उसके कौन कौन से हमारे फेजेस रहते हैं, वो आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने क्या करा है, डिस्कस करा है। और इसके बाद में अब आगे वाला जो हमारा जो टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम कल की क्लास में एजिंग और सेनेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो इवेंट्स हम कल की क्लास में देखेंगे, और कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो आप लोगों का सिमट जाए। अगर फिर भी आप लोगों का ये लेक्चर कल की क्लास में हमारा पूरा नहीं हो पाता है, तो इसके बाद में एक लेक्चर और रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी क्लास है आप लोगों को क्या हुई, समझ में आई होगी। तो आप इन सब चीज़ों को बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। और आज जो मैंने आप लोगों को PDF सेंड करी है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, तो आप लोग पहले ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए, उसके बाद में उस PDF लोगों को आप लोग देखिए और अपने साथ साथ कॉपी के अंदर नोट्स बनाते चलिए। जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही आप लोग नोट्स बनाइए, उसके आगे की चीज़ें आप लोग मत लिखिए। जब मैं पढ़ाऊँ उसके बाद ही वो क्या करिए, आप लोग नोट डाउन करिए। तो आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं और मिलते हैं कल। थैंक यू।